आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन आएगा उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि भविष्य में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन ए में दिया गया है जैसे 2, बी में दिया गया है 7, सी में दिया गया है 6 और डी में दिया गया है 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे को याद होगा और बहुत को नहीं है। जिसको याद है वो भी देखे और नहीं याद है वो भी देखे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे, अम्ल, क्षार और लवण। उसमें आप लोगों को बताया होगा कि 0 से लेकर के 6.99 तक जो भी विलयन का मान होता है वो विलयन अम्लीय रहता है। क्या रहता है? अम्लीय रहता है। अम्ल मतलब खट्टा, ठीक है। तो 0 से लेकर के 6.99 तक अम्लीय होता है। उसके बाद 7 जो होता है वो उदासीन होता है, जिसे जल कहते हैं। जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, तो वो उदासीन होता है। उसके बाद 7.1 से लेकर के आप लोगों को जहाँ तक ले जाना है अनंत तक, वो सभी क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय, जिसे क्षारक विलयन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को याद हो गया कि 0 से लेकर के 6.99 तक अम्ल, 7 उदासीन और 7.1 के बाद जितने भी होगा वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पे न ही 2 होगा क्योंकि अम्ल हो जाएगा, 6 भी अम्ल हो जाएगा, और 7 जो कि उदासीन है, जल का पीएच मान है, ये भी नहीं होगा। 13 जो देख रहे हैं आप, ये सही आंसर है। 13 ऑप्शन डी, 13 जो है वो क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीतल है। तो देखिए यहाँ पे पीतल है, ऑप्शन में दिया गया है धातु, बी में है अधातु, सी में है मिश्र धातु और डी में है उपधातु। तो आप लोगों को याद रखना है कि पीतल जो है वो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आयनिक यौगिक के बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे CaCl2, ये आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप, वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। गोल्ड मतलब होता है सोना। सोना पर जो है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जंग भी नहीं लगता है इसमें, इसीलिए ये गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड अर्थात सोना। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आप लोगों को याद रखना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन, जो कि ऑप्शन ए में आप लोग देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। देखिए, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है ये पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे आयनिक यौगिक, बी में है हाइड्रोकार्बन, सी में है हेलोजन और डी में है अम्लराज। तो आप लोगों को याद रखना है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थिति है। तो देखिए, वायुमंडल जो हमारे वायुमंडल है इसमें पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उपस्थिति कितना है। तो आप लोगों को याद होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.03% वायुमंडल में उपस्थित है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये एमबीबीआई क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे जरूर याद रखें। और याद रखना है कि ओजोन के एक परमाणु में अणु के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अगर पूछे तो आप लोगों को याद रखना है 3। कितना? 3। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि आवर्त सारणी में जो होते हैं वो 7 आवर्त होते हैं। कितना? 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो आवर्त की बात करें तो 7 कहना है और वर्ग के बात करें तो 18 कहना है। तो 7 इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है। जैसे यहाँ पे अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है। कैसा? अक्रिय तत्व है, अक्रिय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन क्या है, तो वो वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार के हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, हार्मोन। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन में है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो आप लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें बताया होगा कि मनुष्य में वृक्क संबंध जो है वो किससे है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए उत्सर्जन से। क्या? उत्सर्जन से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है या मानव में डायलिसिस थैली है। तो आप लोगों को याद होगा कि नेफ्रॉन में होता है। कहाँ पे? नेफ्रॉन में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ये भी हमें बताइएगा कि हमने 20 क्वेश्चन आप लोगों को के बीच प्रस्तुत किया तो उसमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर याद था, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे है उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। और ये जो क्वेश्चन है ना वो एमबीबीआई क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आप लोगों को याद होगा कि भोजन का पाचन जो है वे एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, उपचयन। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। और ये एमबीबीआई क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो यीस्ट में होता है। कहाँ? यीस्ट में। ऑप्शन बी जो है वो 100% सही आंसर है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखें कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो यीस्ट में होता है। कहाँ? यीस्ट में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए फूलों जो होता है मतलब हम लोगों का जो फूल होता है उसमें नर प्रजनन अंग होता है। जैसे यहाँ पे है पुंकेसर, अंडप, उसके बाद यहाँ पे है व्रती का काग्र, इसके बाद है वर्तिका। तो आप लोगों को याद रखना है कि फूलों में नर प्रजनन जो होता है वो पुंकेश्वर में होता है। कहाँ पे? पुंकेसर। पुंकेसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुणसूत्र बने होते हैं तो किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है डीएनए के, उसके बाद डीएनए तथा आरएनए के, इसके बाद सी में है डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है कि गुणसूत्र जो बना होता है ना वो डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए तीनों मिलाकर के बने होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है वो सही आंसर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो यहाँ पे है कोशिका। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे है डीएनए, गुणसूत्र, सी में है जीन, इसके बाद हरित लवक।
तो आप लोगों को याद रखना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया गया है जंगल, जंगल तो है ही। इसके बाद यहाँ पे है एक्वेरियम। उसके बाद सी में है घास के मैदान और डी में है मरुस्थल। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे जंगल, तो जंगल जो है वो स्थलीय परितंत्र है। उसी प्रकार से घास के मैदान भी स्थलीय परितंत्र है, मरुस्थल भी स्थलीय परितंत्र है। इसमें आप बी जो देख रहे हैं वो सही आंसर है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम जो है वो मरुस्थलीय परितंत्र नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, CFC है। CFC क्या है? जैसे यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद यहाँ पे है कार्बन फ्लोरोकार्बन, इसके बाद यहाँ पे कार्बन फ्लोरोकार्बन, उसके बाद डी में है कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो आप लोगों को याद होगा कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? C से होता है क्लोरो, उसके बाद F से होता है फ्लोरो और C से होता है कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC का फुल फॉर्म। तो बाकी तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं B, C, D, तो तीनों तो सेम कर रहा है कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो आप लोगों को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया हूं वो अच्छा से समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई समझने में परेशानी हुआ हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।